तो क्लास 12th की फिजिक्स की स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। ऑलराइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है आपका जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट बुक है, दो बुक्स हैं फिजिक्स की, आपने देखा होगा क्लास 12th की, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है वो पूरा का पूरा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मतलब वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट होगा और आखिर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक जाएगा। बीच में उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैपेसिटेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आपका मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो जो शुरुआत आपकी होगी वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही होगी। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। ऑलराइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, कि चार्ज किस तरह से बिहेव करता है किन सिचुएशंस में। ऑलराइट, तो इसके हिसाब से हमने क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। एक हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिज्म, और तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑलराइट, इसके हमने 3 पार्ट किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर है आपका मैग्नेटिज्म, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑलराइट, इस 3 पार्ट्स में हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है वो आपको करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है जब आपका जो चार्ज है, व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी, स्टैटिक चार्ज। ऑलराइट, जब चार्ज आपका रुका हुआ है तब जो उसकी स्टडी की जाती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलराइट, अगर चार्ज आपका मूव कर रहा है, चार्ज इज मूविंग, मूव कर रहा है बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर ऐसा है तो इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? मैग्नेटिज्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात हो रही है। और अगर चार्ज आपका एक्सेलरेटेड है, मतलब यहां पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से ना मूव करके वो एक्सेलरेट हो रहा है ना, ये क्या है आपका एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो अगर आपका चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ऑलराइट, तो ये 3 बातें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज आपका मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चार्ज आपका एक्सेलरेटेड होगा। ऑलराइट, ये चीज है आपकी। तो सबसे पहले इन सब में चूंकि आपका जो की पॉइंट है वो क्या है? चार्ज है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से, कि चार्ज क्या होता है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत ध्यान से आप इनको देखेंगे, और जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको ये याद होनी चाहिए, वरना आगे कोई फायदा नहीं है। यहां से आप बिल्कुल ध्यान से देखना शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, इन सब की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ऑलराइट, 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक आपका बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ये एक आर्बिट्रेरी चूज किया गया कन्वेंशन है। ठीक है, कि एक तरह के 2 तरह के चार्ज थे, उसमें से एक को पॉजिटिव बोल दिया गया और एक को नेगेटिव बोल दिया गया। ऑलराइट, अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इफ यू हैव, अगर आप 2 पॉजिटिव चार्ज ले लें, है ना, और उन दोनों को करीब लाएं, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, मतलब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। ये आप दोनों नेगेटिव नेगेटिव ले आते हैं तो भी उसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। ऑलराइट, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव को अगर आप पास पास लाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर आप अनलाइक चार्जेस लेंगे, सपोज आप पॉजिटिव और नेगेटिव को पास लाएंगे, तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब जो हमारे पास 2 टाइप ऑफ चार्जेस हैं, एक आपका है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें जो लाइक चार्जेस होंगे, अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ रखें तो वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ रखेंगे तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आप दोनों ला रहे हैं तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, अच्छा, चार्ज को मेजर किस में करते हैं? चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम से। ऑलराइट, जो यूनिट है आपका चार्ज का वो क्या है? कूलाम, जो कि बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, अभी आपको आगे जब आप कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1 कूलाम कितना बड़ा यूनिट होता है चार्ज का। ये कोई छोटा यूनिट नहीं होता है। ऑलराइट, तो यूनिट जो है आपका चार्ज का वो क्या है? आपका कूलाम है, और चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑलराइट, अच्छा,
अब देखते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना होता है। जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है ये आपका है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। ऑलराइट, अच्छा देखो ऐसा नहीं है कि ये मिनिमम पॉसिबल है, ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है इन फ्री स्टेट, है ना। इसके अलावा अभी क्वार्क्स की भी डिस्कवरी हो चुकी है ना। क्वार्क्स क्या होते हैं, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो E/3 का मल्टीपल होता है ना। तो ये जो है और भी छोटा होता है, E से भी छोटा होता है, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं होता है, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में जो आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑलराइट, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोला जाता है -e, दैट इज -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है +e, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया होगा कि एटम के अंदर एक आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके आसपास आपके जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। ये आसपास के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको पता है कि कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है कि क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है आउटसाइड इन ऑर्बिट्स। ठीक है, तो यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर होता है उसके आसपास उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चक्कर लगा रहा होता है, इसलिए जो आपका एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई बॉडी है, सपोज यू हैव अ बॉडी, ये कोई आपकी एक बॉडी हो गई। ठीक है, हमने बोला कि ये न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज नो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या ये हुआ कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या कोई प्रोटॉन नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। ऑलराइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। ऑलराइट, अच्छा अब सपोज करते हैं हम इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। मान लो हमने इसके अंदर से क्या कर लिए, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारा मन करें, हमने 5 इलेक्ट्रॉन मान लो इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, है ना। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अब क्या होगा, अब देखो क्या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग हो गया कि नहीं हो गया। अब जो पॉजिटिव चार्ज थे वो ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गए, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके अंदर से रिमूव कर दिए, तो पॉजिटिव वाला ज्यादा हो गया, नेगेटिव वाला कम हो गया। भाई देखो पहले क्या था, दोनों बैलेंस थे, जितना इधर पॉजिटिव था उतना इधर, जितना अंदर पॉजिटिव था उतना बाहर नेगेटिव था। आपने क्या किया, नेगेटिव वाला रिमूव कर दिया, तो ये पड़ रहा भारी हो गया। तो ये जो आपका ओवरऑल जो आपका एटम था, जो आपका न्यूट्रल था, वो भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और वही अगर इसके ऊपर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इंसर्ट कर दें, कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन ला करके बॉडी के ऊपर डाल दें, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा, तो बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है बॉडी के ऊपर। और व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इंसर्टेड, अंदर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहीं से, तो नेगेटिव चार्ज। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड कह सकते हो आप, जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ गेन करती है तो उसके अंदर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा अब देखो, अब अगर हम इस बॉडी से चार्ज निकाल सकते हैं, किसी एक बॉडी से जब हम चार्ज को बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 100 200 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। क्या हम इसके अंदर से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या क्या हम इसके अंदर से हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बोलो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना हम डिवाइड कर देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, पूरा का पूरा बाहर आएगा। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है आधा वहीं रह गया, या 1/3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है 1/3 वहीं, बाकी का 2/3 वहीं रह गया, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो पूरा बाहर निकलेगा, और अंदर जाएगा तो पूरा अंदर जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वो फॉर्म ट्रांसफर होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। तो इसका मतलब जब चार्ज का ट्रांजेक्शन होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट हैपेंस इन फॉर्म ऑफ what, in form of electrons. ऑलराइट, अगर n इलेक्ट्रॉन्स
सपोज n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तो बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस Ne। ऑलराइट, क्योंकि रिमूव होने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आता तो 1 ई आता, ई कितना है 1.6 10 टू द पावर -19। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता तो इतना चार्ज आता, तो अगर 10 जाते तो 10 इंटू दिस, 20 जाते तो 20 इंटू दिस, तो n जाते तो n इंटू दिस, है ना। तो जब n इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं तो चार्ज कितना आता है बॉडी के ऊपर, प्लस Ne, है ना। और इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, तो बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q विल बी इक्वल टू -Ne। क्या क्लियर है ये बात, ये चीज, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसका मल्टीपल होगा, किसका इंटीजर मल्टीपल होगा, E का, है ना। तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ E। What is E? 1.6 10 to the power -19 कूलम। ऑलराइट, तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का इंटीजर मल्टीपल होता है। इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑलराइट, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि क्या है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा ई का, स्मॉल ई का। इसको हम बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑलराइट, ये चीज हो गई। तो यहां तक हमने कितनी बातें सीखी कि जो आपका चार्ज होता है वो कितने टाइप का होता है, चार्ज आपका दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, जो आपका यूनिट है चार्ज का वो कूलम है, और चार्ज क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक कूलम, 1 कूलम जो है एक बहुत ही बड़ा यूनिट है, कोई छोटा यूनिट नहीं है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है हमारे पास वो एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, विच इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -19। ठीक है, फ्री स्टेट में इससे कम चार्ज हो नहीं सकता। हाँ, कंबाइंड स्टेट में क्वार्क्स होते हैं जिनका चार्ज E/3 का मल्टीपल होता है, E/3 2E/3 ऐसे करके, है ना, तो वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हमारे लिए जो हम जितना हमें देखना है उसमें हम इसी को मानेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब किसी एटम के अंदर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए ओवरऑल जो एटम होता है आपका वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब किसी बॉडी से अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल ना रह करके कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। अब अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो हमेशा 1 2 3 4 मतलब होल नंबर में निकलेगा, ऐसा नहीं है कि वो आधा या 1.5 ऐसे नहीं निकल सकता, है ना। तो इसका मतलब जो चार्ज किसी बॉडी पर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का विच इज स्मॉल ई, इसका हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं तो उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। सपोज हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम समझते हैं, नहीं सुना होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से ना कुछ बाहर जा सकता है, ना बाहर से कुछ अंदर आ सकता है। ये हमने बना दिया, सिस्टम की बाउंड्री है, ना इसके बाहर कुछ जा सकता है, ना बाहर से इसके अंदर कुछ आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 बॉडीज हैं, ए बी सी। ऑलराइट, ए पे सपोज चार्ज है 2 कूलम, बी पे चार्ज है 3 कूलम, और सी पे चार्ज है -1 कूलम। ठीक है, हमने क्या किया, इन तीनों को आपस में टच वच किया और अलग अलग कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इन तीनों को आपस में टच किया और अलग अलग कर दिया। अब हमने देखा कि ए पे चार्ज है -2 कूलम, बी पे चार्ज है 4 कूलम, तो सी पे चार्ज कितना होगा। प्रॉब्लम समझ में आई क्या है। एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम था, मतलब ना बाहर से कोई चार्ज अंदर आ सकता है, ना अंदर से कोई चार्ज बाहर जा सकता है। अब इन्होंने क्या बोला, ये 3 बॉडीज थी, ए बी और सी। ए पे चार्ज था 2 कूलम का, बी पे था 3 कूलम का, और सी पे था -1 कूलम का। इनको हमने आपस में जोड़ा, रगड़ वगड़ा दिया, कोई भी कुछ भी किया। कुछ करने के बाद जब इनको अलग किया तो ए पे चार्ज है -2 कूलम, बी पे है 4 कूलम, तो आपको बताना है सी पे चार्ज कितना होगा, है ना। तो ये चीज होती है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, है ना, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट इज, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, द टोटल चार्ज विल बी कंजर्व। तो टोटल चार्ज देखो यहाँ पे कितना था, पहले जब हमने इनको आपस में टच किया था उससे पहले टोटल चार्ज कितना था, 2 + 3 - 1, दैट वाज 4 कूलम। तो अभी भी कितना होगा,
4 ही होगा, तो अभी कितना होगा देखो, -2 + 4 प्लस सी का हमें नहीं पता कितना है, लेकिन टोटल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो सी पर चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, 2 कूलम हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ होता है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिस सिस्टम से ना अंदर से कुछ बाहर जा सकता है ना बाहर से कुछ अंदर आ सकता है, उस सिस्टम के लिए जो आपका टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़, ये ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको, अच्छा होगा ये अगर पता होगा तो, कि अगर ऐसे कोई पार्टिकल होता है, सपोज एक पार्टिकल है, ठीक है, वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है, ये चीज पहले आप ध्यान रखें, मास ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। ये एक नई चीज आपको पता चली है, अभी तक आपने पूरी मैकेनिक्स 11th में पढ़ डाली होगी, कभी आपको नहीं पता चला होगा कि अगर किसी बॉडी का जो मास होगा वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक्चुअल में ये करता है ना। देखो होता क्या है, कैसे करता है, ये रिलेटिविटी की थ्योरी है, ये आपको पढ़नी नहीं है, इस साल तो नहीं पढ़नी, अगर आगे आप कभी फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिर मतलब कॉलेज लेवल पे तब आपको रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई जाएगी। लेकिन ऐसा होता है एक्चुअल में कि जो मास होता है पार्टिकल का वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना। अब लेकिन ये छोटी मोटी वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वेलोसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा का मतलब इट विल बी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। एक्चुअल में क्या होता है, आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है, m = m0 1 - v² / c², है ना। यहाँ पर m0 जो होता है वो होता है रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। v जो होता है वो होता है आपका स्पीड ऑफ पार्टिकल, ऑलराइट, और जो आपका c होता है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो m0 रेस्ट मास का मतलब, अगर जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, जब वो मोशन नहीं कर रही है, तब जो उसका मास होता है वो उसका रेस्ट मास होता है। अब जब वो मूव करेगी, अब सपोज v थोड़ा बहुत अगर होगा तो v और c में मान लो 10 मीटर, 100 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, तो कितना फर्क है, c कितना होता है, c होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसके आसपास कुछ वेलोसिटी आपकी पहुंचती है तो किसी नॉर्मल बॉडी की इतनी वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। हाँ, जो पार्टिकल्स आपके होते हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स जो आपके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड न्यूक्लियस हो गए, या जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके होते हैं, उनके लिए ये वेलोसिटी अचीव की जा सकती है। लेकिन अगर आप कहीं एक बॉल के लिए आप इतनी वेलोसिटी अचीव कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए हम ये वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं। तो उनके साथ ऐसा होता है कि उनका मास जो होता है वो वेरी करता है व्हेन वी चेंज द वेलोसिटी। यहाँ पर देखो आप इस इक्वेशन से आपको दिख रहा होगा, अगर इसमें v और c की वैल्यू बहुत करीब आएगी तो इसमें से 1 में से कुछ माइनस होगा, तो जो m का वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि जो मास होता है किसी पार्टिकल का वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, बहुत तेज का मतलब इतनी तेज हो जाए कि वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास आ जाए, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाए, उस केस में जो होता है उसका मास वेरी करेगा। लेकिन सिर्फ मास वेरी करेगा, चार्ज के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बातें आप याद रखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम बहुत तेजी से, इतनी तेजी से मूव करा दें कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास आ जाए इसका स्पीड, तो इसका मास जो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है बोले ये बात, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका जो चार्ज है, चार्ज कितना था इसके ऊपर, 1.6 10⁻19 कूलम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, वहां पे आपको बताया जाएगा कि हम कैसे इसकी स्पीड को कंपेरेबल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। वहां पर घुमा घुमा के बहुत तेजी से इसको साइक्लोट्रॉन में घुमाया जाता है और फिर वहां से बहुत हाई स्पीड के साथ निकलता है, तो वहां पर इसका मास वेरी कर सकता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है नॉर्मल बॉडीज़ के साथ में, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन कितनी भी ज़्यादा स्पीड हो जाए इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, किसी भी चीज़ की, उसका जो चार्ज होगा उस पर स्पीड का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, तो चार्ज जो होता है वो पार्टिकल की स्पीड से इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, चार्ज है ना, चार्ज ऑन अ बॉडी, ऑन अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड, जबकि मास के साथ में ऐसा नहीं है, मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो ये हमने देखी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। इनके नोट्स आप ले सकते हैं यहां से, ठीक है। एक बार फिर से हम सारी की सारी रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपका क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई वही सब है यहाँ पे। चार्ज क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। ये दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, है ना।
अच्छा, चार्ज आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि हमारे पास क्वार्क्स भी होते हैं लेकिन वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, इसलिए हम क्या कंसिडर करेंगे, हमारे लिए स्मॉलेस्ट चार्ज का मतलब कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अगर एक बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितना उसके ऊपर प्रोटॉन है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, जब किसी बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पूरा का पूरा जाएगा, आधा या उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब किसी बॉडी पर अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं किसी बॉडी से तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, Ne। ऑलराइट, प्लस कब आएगा, अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जो टोटल चार्ज होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा। और लास्ट क्या था आपका, कि जब किसी पार्टिकल की स्पीड चेंज होती है तो उसके मतलब जो पार्टिकल का मास होता है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, अगर उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है तो। लेकिन चार्ज के ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ऑलराइट, तो ये आपका था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जैसे मुझे याद है, आपको याद होनी चाहिए एक एक चीज़ इसमें। ठीक है, तब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका कूलम्स लॉ। ऑलराइट।